इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अजीत डोभाल साहब। डोभाल साहब, अमेरिका का ये कहना कितना महत्वपूर्ण है? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि स्टेटमेंट क्या दी है एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर ने, लेकिन जैसे आपने बताया कि उन्होंने ये कहा कि दाऊद का दो बातें हैं उसके अंदर। एक तो ये कि वो दाऊद की पूर्ण रूप से तलाश कर रहे हैं, और दूसरी कि उनकी सूचना के अनुसार दाऊद पाकिस्तान में है। जहाँ दाऊद साहब रहते हैं तो हमें तो जानकारी थी कि उनके घर का नंबर भी क्या है। पकड़ा इसलिए नहीं गया है कि देश के बाहर है और हमारे एनिमी कंट्री में बैठा हुआ है जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करेंगे धुरंधर की असली कहानी की, उस धुरंधर की असली कहानी की जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। 100 दिनों के अंदर में धुरंधर 1 और धुरंधर 2 रिलीज होता है। धुरंधर 1 बॉक्स ऑफिस पर 1376 करोड़ रुपए कमा लेता है, वर्ल्ड वाइड उसका रिलीज होता है। और उसी पैटर्न पे धुरंधर 2 रिलीज होता है, वो 5 दिनों में 800 करोड़ से ज्यादा कमाई कर लेता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब। कोई फिल्म इतना बड़ा धमाल कर लेगा, एक स्केल खड़ा कर देगा, ये अपने आप में अकल्पनीय बात है। 5 दिनों के अंदर में 800 करोड़ की कमाई, वो भी कब? युद्ध काल में, जब लोग सहमे हैं, बॉक्स ऑफिस पे जा नहीं रहे, घबराए पड़े हैं। और वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन है, बम्पर कलेक्शन। फिल्म के इतिहास में नया रिकॉर्ड बन रहा है। और रिकॉर्ड क्यों बन रहा है? आदित्य धर जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? 100 दिनों के अंदर में धुरंधर 1 धुरंधर 2 रिलीज कर दिया और उसके जरिए धमाल मचा दिया। इसके पीछे और कोई नहीं, असली कहानी है उस धुरंधर की जिसने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का धुआं कर रखा है। स्क्रीन पे दिखने वाले अजय सान्याल की कहानी है, उन जासूसों की कहानी, उन अनाम जासूसों की कहानी है जो किसी बहुत बड़े ब्रिगेड से ज्यादा बड़ा काम कर रहा है। खैर, अभी वार में दौर में अमेरिका या इजराइल या ईरान वार चल रहा है। जो मिसाइल्स, जो ब्लास्टिक मिसाइल्स कई मिसाइल से नहीं काम कर सकते हैं, वो एक जान अनाम जासूसों ने कर दिखाया है, कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में। ये पूरी कहानी उसकी है। और इसके ऊपर कौन खड़े हैं? इसके ऊपर खड़े हैं अजय सान्याल, जो चेहरे के तौर पे दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। ये प्रतिरूप हैं, रेप्लिका हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल की, AK डोभाल की। और आपको बता दूं, आप उस पत्रकार से मुखातिब हैं जिसने अजीत कुमार डोभाल से सीधी बातचीत की, कई मर्तबा बात की। उसके दस्तावेजी रिकॉर्ड हैं, उसके रिकॉर्डेड इंटरव्यूज हैं। उस इंटरव्यूज का पहले आप छोटा सा हिस्सा देखिए। कि दाऊद का दो बातें हैं उसके अंदर। एक तो ये कि वो दाऊद की पूर्ण रूप से तलाश कर रहे हैं। ये इंटरव्यू उन दिनों की है जब अजीत कुमार डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के तौर पर रिटायर हुए थे और थोड़ा परेशान चल रहे थे। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए। उस समय की सरकार ने कुछ परेशानियों में डाल रखा था उन्हें। तब उस दौरान उनसे हमने पूछने की कोशिश की, डोभाल साहब, आपका इतना लंबा कैरियर है, आपके नाम एक से एक वारदात की कहानियां हैं, लोग दिलेरी की कहानी कहते थकते नहीं हैं। उस डोभाल साहब के IB चीफ रहते हुए दाऊद कास्कर इब्राहिम जीवित कैसे बचा हुआ है? उसका पता ठिकाना सब कुछ पता है, लेकिन आखिरकार दाऊद इब्राहिम कैसे महफूज रह गया? आप जब इस कुर्सी पर है, सुनिए उन्होंने खुद क्या कहा। श्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों में से रहे हैं डोभाल साहब, आपने अपराधियों की मानसिकता को बेहतर तरीके से समझा है। अगर आज की तारीख में आपसे ये सवाल किया जाए या बताने को कहा जाए तो क्या आशंका जाहिर करेंगे? दाऊद इब्राहिम कहाँ हो सकता है? देखिए, इस समय मेरे ख्याल से उसकी स्थिति पाकिस्तान में ही है, और क्योंकि पाकिस्तान के बाहर इस वक्त जाना उसके लिए बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से शायद वो अपने आप को पाकिस्तान में ही, लेकिन उन जगहों पर नहीं जहां पर कि वो आमतौर पर रहता था, लेकिन उसके बाहर शायद किसी स्थान पर अपने आप को उसने। सिर्फ अजीत कुमार डोभाल की नज़र से ही नहीं, अमेरिका जैसी एजेंसीज के नज़र से, जिस अमेरिका ने वार अगेंस्ट टेररिज्म का ऐलान कर रखा था, वो दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट मानते हुए दाऊद इब्राहिम का बाल बाका नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसकी कहानी का ही खुलासा करूंगा। यही असली कहानी है जो धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में कही गई है। इस मुत्तलिक मेरे साथ जुड़े रहे आप, आपको बताता हूं आखिरकार क्या वजह है इस दाऊद इब्राहिम के अब तक महफूज रहने की, अब तक जीवित रहने की, जो तकरीबन 89 ईयर्स का हो गया है।
उम्र के लिहाज से 90 छूने वाला है, फिर भी वो जिंदा है। किस हालत में जिंदा है ये बात अलग है, इसके पीछे भारतीय एजेंसियों का बड़ा योगदान है। लेकिन इससे बड़ा योगदान है आज की तारीख में भी उसे पाकिस्तान में वो हैसियत है जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भी नहीं है, या ISI जो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी है उसके चीफ की वो हैसियत नहीं है जो दाऊद इब्राहिम की वो हैसियत है। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई की सीरियल बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में भागकर छिप कर रह रहा है, छिप कर नहीं रह रहा, यूं कहिए पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ प्रायोजित आतंकवाद करता है उसका मुख्य कारिंदा है। ISI जो फटेहाल पाकिस्तान है ISI पे जितना खर्च करता है उस खर्च से वो जो कुछ ISI से नहीं करवा पाता है वो अकेला दाऊद इब्राहिम करता है। यही वजह है को महफूज है। कहाँ है दाऊद इब्राहिम? वो डोभाल साहब ही नहीं, कैमरे पर मुझे यशोवर्धन आजाद जो स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं IB के और रिटायर होने के बाद उन्होंने कहा है कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम है कहाँ। सुनिए क्या कहते हैं यशोवर्धन आजाद। तो वहीं पे क्लिफ्टन एवेन्यू आता है वो जगह जहाँ दाऊद साहब रहते हैं। तो हमें तो जानकारी थी कि उनके घर का नंबर भी क्या है। तो जब हम बस में जा रहे थे तो आगे हमारे साथ ISI का जो साथ में बैठता है उसको मैंने कहा यही घर है क्या इसका? तो मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। तो तो मतलब कि ये बिल्कुल ही कंफर्म था कि सबको मालूम है कि दाऊद जो है वहीं पे रहते हैं। तो कराची का यही वो जगह है, क्लिफ्टन इलाका है, वहां का व्हाइट हाउस है जिसे आदित्य धर ने धुरंधर 2 में दिखाया है। ISI का क्या कहना है? दाऊद इब्राहिम उस हालत को दिखाया है। स्क्रीन पर आप दाऊद इब्राहिम के 2 चेहरे को देख सकते हैं। एक चेहरा जो कैमरा में जब्त किया गया था वो उन दिनों का जब शारजाह में वो मैच देख रहा था, अपने समधी जावेद मियांदाद की उस बैटिंग को देख रहा था जिसके बाद उसने अपनी बेटी की शादी जावेद मियांदाद के बेटे से कर दी थी। तो कितना यंग है, सिगरेट पीता हुआ, सिगार पीता दाऊद इब्राहिम आपको दिख रहा है। और दूसरा चेहरा आज की तारीख के दाऊद का है जिसने अपनी बेटी की शादी में लोगों को बुलाया था, दुबई में शादी की थी, सब कुछ थी। कहते हैं दाऊद के पास वो हैसियत है, पाकिस्तान में नंबर 1 व्यक्ति है। वो जब चाहता है UAE चला जाता है या आसपास के देशों में चला जाता है। उसके पास ऐसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं जिसके बारे में कोई पूछता नहीं है। और इस हालत में भी, इस मरनासन स्थिति में पहुंचाने के पीछे बहुत बड़ी भूमिका रही है भारतीय एजेंसियों को, जैसा कि धुरंधर 2 में दिखाया गया कैसे हाथ छू करके उसे मरनासन स्थिति में पहुंचा दिया गया। आप सबने अगर धुरंधर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा अजय सान्याल कौन है और ये दाऊद इब्राहिम कौन है। इसका तमाम पात्र जो भले ही आदित्य धर ने अपने हिसाब से कहने की कोशिश की कि सब कुछ काल्पनिक है, लेकिन सच है कि ये कुछ भी काल्पनिक नहीं है। बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद का तो सीधे धुरंधर 2 में दिखा दिया गया, उसको कैसे मारा गया ISI कनेक्शन की वजह से। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी एलिमिनेशन हो रहा है, जहाँ वहाँ मरकज दावा उल इस्लाम पे या वहां जो हमला हो रहा है लश्कर तैयबा के मुख्यालय पे, एक एक करके चुन चुन के जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जो बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं कर पाता है वो अनाम लोग किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। वो कराची का लियारी इलाका हो या अलग अलग इलाके, लाहौर का हो, सिंध का, कोई इलाकों में अलग अलग तरीके से आतंकवादी मारे जा रहे हैं। वो सारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, जो ISI के काम आते हैं, ISI के कारिंदे हैं जिसने बार बार भारत को जख्म दिया है। मुंबई बम ब्लास्ट हो, मुंबई सीरियल ब्लास्ट हो, दिल्ली का ब्लास्ट हो या अलग अलग जगहों पे पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य रहा है। 1979 से आपको बता दें, जियाउल हक जब उनके राष्ट्रपति बने थे, जनरल जियाउल हक ने तय किया था कि पाकिस्तान की तो पहचान ही नहीं बन रही। हर पाकिस्तानी देखने में शक्ल शुरू में भारतीय लगता है, बाहर जाता तो उससे पूछा जाता सबसे पहले कि आप इंडियन हो। तब पाकिस्तान ने तय किया कि नहीं, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, भारत पे लगातार घाव करते रहने पड़ेंगे। कश्मीर का मसला हुआ, किसी और मसले से आतंकवाद का रास्ता पाकिस्तान ने लिया, सीडो वार का एक रास्ता अपनाया, सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। 1971 में सीधे लड़ने की वजह से 2 टुकड़े झेलने पड़े। इसके बाद जो भी वार हुए सीधे वाले, उसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तब 1979 में जनरल जियाउल हक ने यह तय किया था कि वो पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ सीडो वार चलाएंगे, छद्म युद्ध चलाएंगे और इसी ढंग से आतंकवाद के सहारे भारत पे लगातार घाव करते रहेंगे, लश्कर तैयबा हो या अलग अलग संस्थाओं के जरिए। आपको बता दूं, अमेरिका भी जानता रहा है इस बात को, लेकिन वार अगेंस्ट टेररिज्म चलाए रखने के बावजूद वो भारत प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वो काम नहीं किया जो जिस ढंग से उसे करना चाहिए था। खुद डोभाल साहब ने मेरे से बातचीत में क्या कहा वो सुनिए, क्या कहते हैं। लेकिन वो कितनी मजबूती के साथ और कितने प्रेशर के साथ में पाकिस्तान से इस चीज़ को टेकअप करेंगे और मजबूर करेंगे पाकिस्तान को कि वो एक्शन ले दाऊद के खिलाफ, ये हमें देखने की बात है।
भारत प्रायोरिटी अमेरिका के लिए कभी नहीं रहा आतंकवाद की लड़ाई में, ये बात साफ है। और यही कारण है कि भारत को अब खुद तय करना पड़ा है। जो अजय सान्याल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो दरअसल अजीत कुमार डोभाल हैं, एके डोभाल हैं, जिन्होंने बातचीत में कहा कि आखिरकार मजबूरी क्या रही, क्यों नहीं एलिमिनेट हो पाया दाऊद इब्राहिम। अकेला मैं आपको बताऊं सिर्फ अजीत डोभाल ही नहीं, यशवर्धन आजाद जो पूर्व स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं आईबी के, या फिर नीरज कुमार जिनको कहते हैं सीधे ऑपरेशन में थे वो दाऊद के एलिमिनेट करने, चंद कदमों की दूरी से दाऊद बच गया, एक धोखे से बच गया। बाद में नीरज कुमार दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, वो जॉइंट डायरेक्टर हुआ करते थे सीबीआई के, उस दरमियान वो ऑपरेशन हुआ था। उसके बारे में मुझसे भी कई बार कहा, उन्होंने किताब में लिख करके ये बात कही है कि दाऊद इब्राहिम आखिरकार बच गया। क्यों, कैसे बच गया? पकड़ा इसलिए नहीं गया है कि देश के बाहर है और हमारे एनिमी कंट्री में बैठा हुआ है जहां पर हम नहीं पहुंच सकते। इसके पीछे भी एक धारणा, एक वजह है, आपको बताएं कि लादेन की कहानी आपको याद है या नहीं पता नहीं। ओसामा बिन लादेन की कहानी की बात मैं कह रहा हूं। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाला पोसा था और बाद में अलकायदा का चीफ बनवाया था, और उसके सहारे दुनिया भर के जितने आतंकवादी थे उसको एलिमिनेट करने का उन्होंने रास्ता तय किया था। बाद में भी कई दफे कई दस्तावेजों में पता लगा ओसामा बिन लादेन दरअसल अमेरिका प्रायोजित व्यक्ति था, और उसको अपने हिसाब से बहुत समय तक जो कुछ भी हुआ 9/11 का हमला हुआ उसके बाद कई वर्षों तक पाकिस्तान में महफूज रखा गया। ओटावाबाद में उसके ऊपर अमेरिका ने लगभग 2010 साल के बाद, 11 साल के बाद जो अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड टावर, उसके 10 साल के बाद जाकर के पाकिस्तान से एलिमिनेट किया। इसके पीछे एक ही वजह रही, ओसामा बिन लादेन के कामकाज का तरीका अमेरिकी एजेंसियों को अच्छे तरीके से पता था। अमेरिकी पुलिस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर का इस देश में आकर के कहना कि उसे दाऊद की तलाश है, और अब जब ये भाषा बोली जा रही है अमेरिका की ओर से, तो इस्लामाबाद के लिए कोई मायने हैं इसके? नहीं, देखिए, अपने में इसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ये बात रिट्रेट की है हर इंटरनेशनल फोरम पर, हर काउंटर टेररिस्ट फोरम पर अमेरिका ने। इसके ऊपर में कोई एक ऑफिशियल पोजीशन है उनकी, तो वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, ये बात तो वो हमेशा कहते रहे हैं। लेकिन वो कितनी मजबूती के साथ और कितने प्रेशर के साथ में पाकिस्तान से इस चीज़ को टेकअप करेंगे और मजबूर करेंगे पाकिस्तान को कि वो एक्शन ले दाऊद के खिलाफ, ये हमें देखने की बात है। और वो मैग्नेटिक फोर्स था, तमाम आतंकवादी उसके आसपास आ जाते थे, और उसको एलिमिनेट करना, उसके इरादे को भांप लेना अमेरिका के लिए आसान होता था। इस लिहाज से उसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसको प्रमोट भी करता रहा अपने हिसाब से। दाऊद कास्कर इब्राहिम की कहानी में लगभग ऐसी ही है। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस में थे, उसको बिल्कुल पता था पुलिस कैसे काम करती है, और यही उसके लिए मददगार रहा अपराध की दुनिया की सीढ़ी चढ़ने में। देखते देखते मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया, उसी के पकड़ में मुंबई अंडरवर्ल्ड था। और यही वजह है कि आईएसआई को जब लगा भारत पर बड़ा घाव करना है तो उसने दाऊद इब्राहिम को चुना। उसके जरिए मार्च 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के जरिए आईएसआई की पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी या अरमान था कि उसके जरिए वो 1992 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो असंतोष उभरा था उसको उकेरे और पूरे देश भर में दंगा फैला दे। उसके जरिए कहते हैं इस काम के लिए दाऊद इब्राहिम था, और उसके बाद से दाऊद इब्राहिम पूरी तरह से पाकिस्तान के पास चला गया। पाकिस्तान को लगा कि आईएसआई पे जो फटेहाल स्थिति में करोड़ों की खर्च कर रहा है, उस पर खर्च करने के बजाय दाऊद इब्राहिम पे खर्च करे तो ज्यादा उसे कारगर साबित होता है। यही वजह है पिछले 40 साल से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह रहा है, महफूज है, उसके संरक्षण में आईएसआई के लोग लगे हैं। और कितना मुश्किल है ये धुरंधर 2 में दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम से मिलना, और हर उस आतंकवादी को मिलना पड़ता है, हर उस बड़े अपराधी को मिलना पड़ता है, दाऊद इब्राहिम से जाकर उसे सलामी लेनी पड़ती है। वो कराची का आतंकवादी हो या मुंबई का अपराधी हो, उसे जाकर एक बार दाऊद इब्राहिम से मिलना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी ज्यादा पकड़ है कि 89 साल का हो गया, 80-90 साल का होने वाला है, 89 ईयर्स का है। और 89 ईयर्स में उसके ड्रग्स के धंधे हों या अलग अलग धंधे हों, उसके जरिए इतना इकोनॉमी पे उसकी पकड़ है पाकिस्तान की। वो आईएसआई को कमा के भी देता है और आतंकवाद के जरिए आईएसआई का काम करके भी देता है। भारत में कई इलाकों में उसने कई तरीके जो भी आतंकवादी वारदात होते हैं उसमें दाऊद कहीं ना कहीं छिपा होता है। यही बड़े भाई से मुलाकात की बात कहते हैं, भाई साहब से मिले बिना पाकिस्तान कुछ नहीं हो सकता। यही बात धुरंधर 2 में दिखाया गया। लेकिन एक बात बता दूं, पहली बार बड़े जिगरा के साथ दाऊद इब्राहिम के मौजूदा हालात को अपने हिसाब से आदित्य धर ने स्क्रीन पे दिखाया। इसका मतलब जानते हैं क्या है? जो अजय सान्याल है, अगर धुरंधर 3 बनने की नौबत आएगी, उसकी स्थिति लगभग पैदा हो रही। आने वाले दिनों में दाऊद इब्राहिम के एलिमिनेशन तय है।
भले ही वो वेजिटेशन स्टेज में है, जिस स्टेज में है, लेकिन भारतीय एजेंसियों के चेहरे पे एक कलंक का टीका है। अगर दाऊद इब्राहिम महफूज है तो आप जिस ढंग से अनाम लोगों के जरिए वहां के आतंकवादियों को चुन चुन के एलिमिनेट कर रहे हो और दाऊद इब्राहिम महफूज है, तो फिर आपके एलिमिनेशन का कोई मतलब नहीं। नंबर 1 है टेररिस्ट। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस स्थिति में दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया है, आने वाले दिनों में वो खुद ब खुद मरेगा या फिर मारा जाएगा। भारतीय एजेंसियों जो लगातार अपनी शोहरत बटोर रही है, उन आतंकवादियों को चुन चुन के खात्मा कर रही है, जो भारत के खिलाफ जख्म देने में लगे पड़े हैं, मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो अगर दाऊद इब्राहिम जिंदा है तो एनएसए के रहते हुए ये कलंक का टीका बना रहेगा। धुरंधर 2 में जो दाऊद इब्राहिम की स्थिति दिखाई गई, जो हालत दिखाई दी गई, ये पहली बार हुआ है आदित्य धर ने दिलेरी के साथ किसी शख्स को ऐसा दिखाया है, इस हालत में दिखाया है। इसका मतलब साफ है, जब पर्दे पे आ गया तो उसके एलिमिनेशन का नंबर आ गया। तो आप इंतजार कर सकते हैं जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई हो रही है धुरंधर 3 के रिलीज होने का। और ये रिलीज धुरंधर 3 की असली कहानी मुमकिन है दाऊद इब्राहिम के एलिमिनेशन के तरीके की कहानी होगी। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।